अब आ गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर मोमेंटम और दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम। आई एम वेरी श्योर कि आप लीनियर मोमेंटम तो पहले ही पढ़ चुके होंगे, अगर भूल गए हैं तो याद दिला देता हूं। P इज इक्वल टू mv होता है ना, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी हो जाता है मोमेंटम। तो अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग कैसे लिखते हैं, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये भी हम लोग क्लास 10th में यूज कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। यहां पे देखिए हो जाता है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, और यहाँ पे I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। 1 2 का क्या मतलब है भाई, इनिशियल मास फाइनल मास, और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, है ना। यहाँ पे दो दो चीज अगर सिस्टम है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं m3 v3, है ना। वो कैसा सिस्टम है, मतलब कितने पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, इस पे निर्भर करेगा। कोई आपको इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी, वो जब हम लोग पढ़ेंगे तभी हम लोग सीख पाएंगे। जब आप I1 ओमेगा 1 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक लड़की ऐसे, पहले यूं मैं तो कर भी नहीं पाऊंगा, ऐसे डांस कर रही है तो वो धीमे धीमे चल रही है, जब वो ऐसे कर लेती है तो वो जल्दी जल्दी रोटेट करने लगती है, तेज तेज नाचने लगती है। तो वो भी आप देखेंगे। और एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो आपकी बुक ने यहाँ पे स्ट्रेस किया कि एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास और एनर्जी अपनी स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि हमें ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं बनाना है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीखने के बाद, कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी सीखने के बाद हम ये सोच लें कि अच्छा स्केलर चीजें ही कंजर्व होती हैं, लेकिन नहीं, वेक्टर चीजें भी कंजर्व होती हैं। तो याद रखिएगा ये वेक्टर है तो इसमें एरो लगेगा, इसमें वेलोसिटी भी वेक्टर है, मास अपना स्केलर होता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि कंजर्वेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो स्केलर वेक्टर दोनों ही चीजों में वैलिड होती है, लेकिन हर एक स्केलर चीज में कंजर्वेशन लगता है, हर एक चीज में, हर एक वेक्टर चीज में कंजर्वेशन लगता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, the amount of charge in an isolated system remains constant। मतलब कि अगर इसका चार्ज ले लें, इस ग्लास रॉड का, और इस सिल्क क्लॉथ का चार्ज ले लें, दोनों को जोड़ दें, इनमें रबिंग कर दें, तो रबिंग करने के बाद क्या होगा, ये ग्लास रॉड अपनी कैसी हो जाएगी, थोड़ी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये मान लीजिए Q3 मैं इसको नाम दे रहा हूं, Q1 Q2 Q3 Q4 क्या है, चार्जेस हैं। तो ये हो गया 1 माइक्रो कूलम, मैं बस अज्यूम कर रहा हूं +1, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे Q4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब है अपना सिल्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, मतलब जिधर से रगड़ा गया है वहीं वहीं यहाँ यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। अब ग्लास रॉड पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस क्लॉथ में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि इससे निकल के इसमें क्यों नहीं जाते हैं, तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन पे निर्भर करता है। अगर ग्लास रॉड की जगह एबोनाइट रॉड को हम लोग रब करेंगे तो उल्टा हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे Q3 पॉजिटिव हो गया और Q4 नेगेटिव हो गया। आप अगर देखें तो इसी चीज को हम लोग इक्वेशन में लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 तो 0 होगा, और उसी तरह अपने साइन के साथ Q3 और Q4 को भी रखा जाए तो ये भी जुड़कर 0 हो जाएंगे। यही अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का रगड़िंग के पहले और रगड़ने के बाद दोनों ही केसेस में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज 0 था, या जो भी था वो कांस्टेंट था। अगर पहले से कुछ चार्ज होता मान लीजिए, तब भी ये इक्वेशन होल्ड करती। यहां पे Q क्या है, चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब। ये
थोड़ा सा हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, चार्ज वाला पहला ही चैप्टर 12th क्लास में है। और दूसरी बात, कूलॉम चार्ज जो है आपका वो कैसी चीज है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है क्या, नहीं, स्केलर है। मैं देख रहा था आप ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, ठीक है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो फिर से स्केलर क्वांटिटी में कंजर्वेशन लगा लिया हम लोगों ने। कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, तो देखो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी हमेशा कांस्टेंट होते हैं जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो। अब जैसे ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले, ये यूरेनियम है, ये थोरियम है और ये हीलियम है। वैसे तो ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग गिनते हैं कि किसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन है, PEN मैंने लिख दिया है, पेन रूल। अच्छा, तो प्रोटॉन तो नीचे वाला देख लो 92 है, इलेक्ट्रॉन भी 92 है, लेकिन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए दोनों का डिफरेंस हम लोग लेते थे। ये सब चीजें हम लोग सीख चुके हैं। तो 238 में से 92 गया, कितना हो जाएगा बच्चों, 146, यानी कि 146 न्यूट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे देखो P कितना है, E कितना है और N कितना है, यहाँ पे 90 90 और 4 23 में 9 गया 134 है, 144 है, ठीक है। तो 144 प्लस 90 हो जाएगा 234, है ना। ये कैसे कैलकुलेट 144 हमने कैसे किया, 234 माइनस 90, है ना। न्यूट्रॉन्स ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे नीचे वाला 2, फिर इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि अगर ये अल्फा पार्टिकल है तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। बट अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग P और N में ही इंटरेस्टेड हैं, तो इसको तो मैं मतलब अगर टेक्निकली सही लिखेंगे तो 0 लिखेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाते हैं, 4 - 2 2, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन क्या है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन है कि आप हमेशा P प्लस N देखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखें, और P प्लस N पहले से ही होता है मास नंबर। और मास नंबर कौन सा होता है, ऊपर वाला। तो देखो यहाँ 238 है, यहाँ 234 है, यहाँ 4 है, इन दोनों को जोड़ दो तो फिर से 238 आ जाता है। तो यही हम लोगों का लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, कि मास नंबर ऊपर से बराबर रहता है। जो भी ऊपर हम लोग लिखते हैं उसे मास नंबर कहते हैं, और लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन एंड राइट साइड ऑफ द रिएक्शन ये कंजर्व रहता है। और दूसरी बात, ये कोई नॉर्मल केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ लॉज एंड सिमेट्री, देखिए जितने भी कंजर्वेशन लॉज हैं वहां पर टाइम और स्पेस का डिपेंडेंस नहीं है, इस बात को समझिए। जैसे आज मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं और वैल्यू ऑफ G कैलकुलेट करता हूं कानपुर में, और वो वैल्यू आ जाएगी 9.8। फिर कानपुर में ही मैं 10 दिन बाद या 10 साल बाद वही एक्सपेरिमेंट करता हूं, फिर वैल्यू ऑफ G 9.8 आएगी। तो ये हो गया कि हमारे जो लॉज हैं वो टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, पोल्स में अलग ग्रेविटी होती है और इक्वेटर में अलग ग्रेविटी होती है, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है कि अर्थ जो है अपनी ऐसे थोड़ी पिच की हुई है, तो ये वाली डिस्टेंस जो है R1 R2, R1 जो है वो लेस देन R2 है। इसका एक और एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि मून में जो ग्रेविटी है वो G/6 है, और अर्थ में जो ग्रेविटी है वो G है। तो फिर यानी कि प्लेस चेंज होने पे ग्रेविटी तो चेंज हो रही है। याद रखिएगा, ये G हमारा फंडामेंटल लॉ नहीं है। हमारा फंडामेंटल लॉ तो ये है F=Gmm/r²। ये दोनों पे ही वैलिड है। ये फंडामेंटल लॉ मून पे भी लगता है
जैसे मून पे एक आदमी खड़ा हो जाए, मून मैन सिस्टम, और अर्थ पे एक आदमी खड़ा हो जाए, अर्थ मैन सिस्टम, दोनों में ही ये लॉ इक्वली होल्ड करता है, इसीलिए ये एक यूनिवर्सल लॉ है। अच्छा चलिए ये अपने सवाल पे आ जाते हैं कि अगर पोल्स पे हम लोग ग्रेविटी देख रहे हैं तो पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा आती है और इक्वेटर पे ग्रेविटी कम आती है, ये हम लोगों ने सीखा ज्योग्राफी में भी। तो उसका रीजन ये है कि यार जैसे जैसे आर कम होगा फोर्स जो है बढ़ता जाएगा, और एफ के अंदर क्या घुसा हुआ है, mg घुसा हुआ है। ओ ग्रेविटेशन चैप्टर में ही पहुंच गए हम लोग। देखो अब इसमें m और m कट गया, तो ये ग्रेविटी छोटा g जो है वो इस पे निर्भर करता है, लेकिन कैपिटल G तो हमेशा अपना कांस्टेंट है। आप जरा कमेंट्स में कैपिटल G की वैल्यू लिख के बताइए पूरा यूनिट वगैरह के साथ। तो इसी चीज को सिमेट्री कहा जाता है कि भाई टाइम और स्पेस बिल्कुल मैटर नहीं करता, लॉज ऑफ कंजर्वेशन या जितने भी लॉज हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं, वो हमेशा वैलिड रहते हैं। जैसे ये ग्रेविटी का यूनिवर्सल लॉ है, ऐसे ही 12th में आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डेंजरस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जो लोग जानते हैं वो कमेंट्स में बताइए ये इस लॉ का नाम क्या है। ये तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर 4 तरीके की होती हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड वीक फोर्सेस। सबसे पहले आते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस की, और जो हम लोग फॉर्मूला सीख चुके हैं उसी से ये दो बातें आती हैं, Gm/m/r²। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस में सबसे पहली बात, एनी टू मासेस को आप उठा लीजिए पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, तो उनके बीच में, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो मासेस को आप देखिए तो वो एक दूसरे से ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, ये डिस्टेंस r, यानी कि मेरे और इस मार्कर के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट वो इतनी कम फोर्स है कि जिसकी वजह से ये यहाँ तक नहीं आता। अगर मैं और ये स्पेस में जहां पर बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है इनफाइनाइट टाइम तक पड़े रहें तो काफी देर बाद ये आकर मुझसे चिपक जाएगा, ये होता है। और ऐसे चिपकते 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 ही अपनी अर्थ फॉर्म हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए पूरे जो यूनिवर्स की जो स्टेबिलिटी है, जैसा यूनिवर्स आज हम देख रहे हैं, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, तो कोई भी दो मास है उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होगा ही होगा, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा, इसीलिए ये बाद में चिपक जाएंगे। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मास एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। देख लीजिए डिस्टेंस यहां से यहां तक ली जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। और इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, मीडियम हो तब भी ग्रेविटेशन लगेगा, मीडियम ना हो तब भी लगेगा। वीकेस्ट ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी कि जितनी भी फोर्सेस अभी ये 4 हैं इनमें सबसे वीक कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये सेंट्रल फोर्स है, ये मैंने बता ही दिया क्योंकि सेंटर टू सेंटर है, और सेंट्रल फोर्स होने की वजह से शेप यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है, यानी कि ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो तो इसके सेंटर ऑफ मास और इसके सेंटर ऑफ मास के बीच में ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इस फॉर्मूले को ओबे करते हुए। और ये वेरी लार्ज डिस्टेंसेस पे है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंसेस भी अगर हैं दोनों के बीच में तो हल्की सी ग्रेविटी लग रही होगी। आप देखिए सन और अर्थ में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है, फिर भी वो दोनों एक दूसरे से ग्रेविटी से बंधे हुए हैं ना। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे जितनी ज्यादा डिस्टेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और इसके फील्ड पार्टिकल का क्या नाम होता है? ग्रेविटॉन। इसमें ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्सेस का फील्ड पार्टिकल क्या होता है? ग्रेविटॉन। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। अब आगे की फोर्सेस पे आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। देखिए, अगर दो मैग्नेट पोल्स हम लोग लेते हैं तो आप देखते हैं ना कि या तो मैग्नेट जल्दी से चिपक जाते हैं, या अगर इसे ऐसे कर दिया गया तो ये आपस में रिपेल करने लगते हैं। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होती हैं। इसी तरह दो चार्जेस अगर ले लिए जाएं तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो किसी भी तरह के दो चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे या दो मैग्नेटिक पोल्स होंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स होगा। इन्हीं दोनों को मिलाकर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहते हैं। मिलाकर क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर कोई अकेला चार्ज पार्टिकल होता है तो वो अपने चारों तरफ मूव करता है। अगर मूविंग अकेला चार्ज पार्टिकल है तो मूव करते हुए वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और उल्टा अगर देखें कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो रुका हुआ है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो रुके में मैग्नेटिक फील्ड उसको फोर्स देता है और चलते में वो खुद मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो इस तरह से उसे मिलाकर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में पढ़ते हैं। और यहाँ पे ये वाला लॉ है, मैं खुद ही आंसर बता देता हूं जो मैंने पूछा था। इसको बोलते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ। जैसा आप देख सकते हैं इसकी शक्ल काफी मैच कर रही है न्यूटन के द्वारा दिए गए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं डिपेंड्स force of electromagnetic depends directly with charge and it is inversely proportional to the square of the distance between the two charges। ठीक है ना? तो मतलब आप देख ही सकते हो यार, F is directly proportional to Q and F is inversely proportional to R square। तो इसीलिए ये भी हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के लिए दैट दे आल्सो ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहाँ पे कोई अलग से मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मीडियम अगर चेंज होता है इनके बीच में तो फिर वैल्यू चेंज होने लगती है, 4πε0 के वगैरह आने लगता है। इस सब की चिंता मत करिए, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है। अच्छा, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे मीडियम की जरूरत नहीं होती है, बट मीडियम डज अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एफ। लेकिन ग्रेविटेशन में मीडियम डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एफ। स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो हम लोग एक पूरा कंपैरिजन रेशियो ही देखेंगे थोड़ी देर में। और सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह चल रहा है, बहुत लार्ज डिस्टेंसेस पे ये भी काम कर लेता है। और इसका फील्ड पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है? फोटॉन। ठीक है, वहां पे ग्रेविटॉन तो यहाँ पे फोटॉन। अब मजे की बात आप देखिए कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है, मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमेशा हमें पता है न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन होता है, इसलिए हमारा ये सिस्टम स्टेबल रहता है ना। अट्रैक्शन की वजह से ये इधर उधर भागता नहीं है। ये तो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब एक और मान लीजिए यहाँ पे एटम आ गया, एक और एटम आ गया, तो कई एटम मिलकर या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना देते हैं। उन एटम के बीच में भी कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। अब कई मॉलिक्यूल आ गए तो उन मॉलिक्यूल के बीच में भी कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होती है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बोलना ज्यादा अच्छा होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एटम के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स,
एटम एटम से बने मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जो पूरा मैटर बन जाता है कई मॉलिक्यूल से मिलकर, उसके बीच में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से वो बाइंडेड रहते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। अब आ गई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियर पार्टिकल्स के ही बीच में होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्सेस को हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बोलेंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। कोई जनरल अगर न्यूक्लियस में बनाता हूं तो इसमें जो काले वाले हैं मान लीजिए वो प्रोटॉन है, ठीक है, और जो इसमें लाल वाले हैं वो न्यूट्रॉन है। एक मतलब मैंने बना दिया, कोई ऐसा कलर नहीं होता उनके बीच में, ठीक है, देखना ही इतना मुश्किल होता तो कलर कहाँ देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने लाल वाले क्या बोले, न्यूट्रॉन ठीक है, तो और काले वाले क्या मैंने बोले हैं, प्रोटॉन, ठीक है। तो अब और अच्छे से समझ सकते हैं आप, काले वाले क्या है, प्रोटॉन। तो आपस में भी उनके बीच में होगा और अलग अलग में भी इंटरेक्शन होगा, और वो इंटरेक्शन कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से होता है। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन होने लगे, और ये दोनों न्यूट्रल हैं तो कुछ हो ही ना। न्यूट्रल में तो ना अट्रैक्शन होना चाहिए ना रिपल्शन होना चाहिए, लेकिन हम लोग इतनी कम डिस्टेंस पे आ गए हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर घुस गए हैं, ऐसी सिचुएशन में ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस लगती हैं। They don't depend on charge, no medium is required, and they are the strongest forces, ठीक है। And they don't obey the inverse square law. Inverse square law कौन कौन obey करती हैं? ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करती हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं करती हैं। आगे देखेंगे आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी नहीं करती हैं। और ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं, नॉन कंजर्वेटिव हैं, एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज है। इसमें पूछा जाता है कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो कितनी डिस्टेंस पे वैलिड रहती हैं, तो आप लिखिएगा 10 टू द पावर -15 मीटर के ऑर्डर पे अगर रेंज है, डिस्टेंस है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस अपनी काम करेंगी। उससे ज्यादा पे काम नहीं करेंगी और उससे कम पे भी काम नहीं करेंगी। आपकी बुक में बड़ा अच्छे से लिखा है, तो मुझे भी नहीं पता था कि अगर इससे कम डिस्टेंस हो जाएंगी तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, रिपल्सिव हो जाती हैं। तो रिपल्सिव हो जाती हैं तो फिर से देखो, बात को समझो, अगर मान लीजिए दोनों के बीच में, मतलब अब मैं प्रोटॉन प्रोटॉन में लिए ले रहा हूं, दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 टू द पावर -17 मीटर हो गई, यानी और कम हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगी, ठीक है। और अगर डिस्टेंस जो है थोड़ी बढ़ गई, यानी 10 टू द पावर -15 के ऑर्डर में हो गई, तो ये कैसी हो जाएगी, अट्रैक्टिव हो जाएगी। भाई रिपल्शन की वजह से ये खुद दूर हो जाएंगे। अब अट्रैक्शन हो गया तो बस रुक गए अपने पे, मतलब ऐसे ऐसे करने लगे, अट्रैक्शन की कोशिश करने लगे। अगर मान लो कि किसी कारणवश ये और ज्यादा दूर हो गया, यानी कि ये 10 टू द पावर -13 मीटर पे चले गए, तो फिर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है या तो खत्म हो जाएंगी या ये वापस पास आ जाएंगे। तो इधर रिपल्शन, इधर अट्रैक्शन और इधर समाप्ति, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये केवल 10 टू द पावर -15 मीटर डिस्टेंस पे ही एक्ट करती हैं। इसका नाम भी होता है, इसको बोलते हैं फर्मी, वन फर्मी। वन फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है। और इनका फील्ड पार्टिकल क्या होता है, पाई मेजॉन। आपने अभी तक नहीं सुना होगा इसका नाम, है ना, कोई जरूरत नहीं, आप बस याद कर लीजिए, इसका ग्रेविटॉन, इसका फोटॉन, इसका पाई मेजॉन।
और ये मतलब यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि ये चीज आपने कभी सुनी नहीं होती है, तो 4 ऑप्शन में आपको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें दो और चीजें होती हैं, मेजॉन और बैरियन। पाई मेजॉन तो समझ में आ गया आपको कि वो फील्ड पार्टिकल है। तो मेजॉन और बैरियन के बीच में कौन सी फील्ड होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। कौन सी फोर्स होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती है मेजॉन और बैरियन के बीच में। और मेजॉन बैरियन का स्पेलिंग देख लो भाई। मेजॉन और बैरियन को एक साथ फिर एक नाम से बुलाते हैं, क्या? हेड्रॉन्स। तो ये भी पूछा जा सकता है, मेसॉन्स एंड बैरियंस आर टुगेदर कॉल्ड हेड्रॉन्स, जैसे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, लिख देता हूं मैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियर फोर्सेस कहां लगती हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। मेसॉन्स और बैरियंस में भी लगती हैं। मेसॉन्स और बैरियंस थोड़े बड़े होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से, बट वो आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है। ठीक है, आप बस चुपचाप, थोड़े बड़े होते हैं इनफैक्ट मेसॉन्स और बैरियंस थोड़े बड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन से, लेकिन काफी छोटे होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से, ये याद रखिएगा। ठीक है, इनका फील्ड पार्टिकल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का पाई मेसॉन। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये लाइट न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच में होती है। कैसे लाइट न्यूक्लियर पार्टिकल्स? लाइट के बीच में होगी, लाइट एंड हैवी भी होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हमेशा हैवी न्यूक्लियर पार्टिकल्स में होती है। हैवी न्यूक्लियर पार्टिकल्स कैसे? बैरियंस, है ना, और हेड्रॉन्स, इन सबको मिला के बोलते थे ना। बैरियंस और किसके साथ वाले को मिला के हेड्रॉन्स बोलते थे? बोलो। हाँ, बिल्कुल सही बताया, मेसॉन्स। मेसॉन्स और बैरियंस को मिला के हेड्रॉन्स बोलते। तो उनके बीच में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती थी, लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्सेस किनके किनके बीच में होती है? लेप्टॉन्स के बीच में। ठीक है, और मेसॉन्स बैरियंस की आपस में नहीं होती है। समझ में आया? तो आप समझ लो, चल सारे नाम लिख देता हूं, लेप्टॉन्स, मेसॉन्स और बैरियंस, इन दोनों को मिला के हेड्रॉन्स बोलते हैं। तो मैं LMB बोल रहा हूं। तो लेप्टॉन लेप्टॉन के बीच में वीक फोर्स, लेप्टॉन मेसॉन के बीच में वीक फोर्स, लेप्टॉन बैरियन के बीच में वीक फोर्स, लेकिन मेसॉन मेसॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब आ गया होगा समझ में, बैरियन बैरियन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स, मेसॉन बैरियन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो मेसॉन और बैरियन क्या होते हैं? हेड्रॉन होते हैं, और ये हैवी न्यूक्लियर पार्टिकल होते हैं। और लेप्टॉन्स क्या होते हैं? लाइट न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं। बस ये याद रखिएगा, ज्यादा कुछ रटना नहीं है आपको। और जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो 10 टू द पावर -15 के आसपास जो होता है डिस्टेंस, तभी अट्रैक्टिव होती है। वही चीज यहाँ पे भी है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी 10 टू द पावर -15 के आसपास अट्रैक्टिव होती है। इससे भी कम डिस्टेंस हो जाती है तो रिपल्सिव होने लगती हैं। और ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती हैं, कोई मीडियम नहीं चाहिए। अब यार इतनी पास पास उनके बीच में कोई मीडियम थोड़ी ना होगा, वो तो खुद ही फंडामेंटल न्यूक्लियर पार्टिकल्स में हम लोग पहुंच गए, तो उनके बीच में हवा थोड़ी ना होगी। तुम सोचो, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हवा होगी क्या? उनके बीच में वैक्यूम होगा। वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नॉन सेंट्रल, नॉन कंजर्वेटिव, सब वैसे ही चल रहा है। एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज, कितनी रेंज? 10 टू द पावर -15। यहां पे फील्ड पार्टिकल क्या हो जाता है? न्यूट्रिनो। और एक इंपॉर्टेंट बात, न्यूट्रिनो नहीं भाई, न्यूट्रिनो। ये पाया गया था जब रेडियो एक्टिविटी स्टडी की जा रही थी, तो सभी लोगों ने बोला, जो साइंटिस्ट जिनके पास जानकारी थी, कि जो हमारा न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में
टूट जाता होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हुआ जा रहा है। दोनों के मासेस भी अगर कंपेयर किया जाए, मतलब इनका सम देखा जाए और इसका अकेला दिया जाए, तो वो भी आसपास लगभग था। लेकिन तब भी जब हम लोग इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल को स्टडी कर रहे थे, तो उसके पैटर्न में वेरिएशन आ रहा था, एनर्जी पैटर्न जो है बढ़ती घटती दिख रही थी, एक कांस्टेंट एनर्जी नहीं समझ में आ रही थी। तो फिर बाद में पता चला कि अच्छा भाई, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। तब एंटी न्यूट्रिनो की खोज हुई और ये समझ में आया कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डीके। तो फिर एंटी न्यूट्रिनो की जब खोज हुई, तो उसके बाद न्यूट्रिनो की भी खोज हुई, तो पता चला कि फील्ड पार्टिकल जो है वीक फोर्सेस के, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो। चलो सबके फील्ड पार्टिकल याद करते हैं। ग्रेविटॉन, फोटॉन, पाइमेजॉन, न्यूट्रिनो। सही है ना? सबसे वीक फोर्स कौन सी थी, वीकेस्ट कौन सी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यानी कि अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को मान लेते हैं 1 न्यूटन, ठीक है, तो फिर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो उनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10⁻39 न्यूटन। यानी कि इसके और इसके बीच में कंपैरिजन करें तो ये हो जाता है 10⁻39। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आर 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कैसी है, स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा, अब बात आ जाती है कि यार दो बचे कौन कौन से, एक वीक बचा और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बचा। अब जब इसका नाम ही वीक है तो वीक के तरफ होगी, भले वीकेस्ट ना हो, है ना। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गई। फिर अब बची कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये रेशियो आप याद रखिएगा, ठीक है। GWES और 10⁻0, 26 और 36 और 39। भाई 1 का क्या मतलब है, 10⁻0, ठीक है। तो ये रेशियो का क्या मतलब हुआ, मान लो हम किसी दो को कंपेयर करें, वीक फोर्सेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कितने गुना स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, ये हो जाएगा 10⁻10, ठीक है ना। 26, 36, 39, 26, 36, 39। किसी दो का कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हो, 10⁻3 टाइम्स है, यहाँ पे कर सकते हो 10⁻26 टाइम्स है, यहाँ से यहाँ कर सकते हो, कैसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बस यही याद रखना है। और GWES